हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं साइकोलॉजी के इस क्लास में। और आज की क्लास का टॉपिक है इंटेलिजेंस क्वोशेंट, या जिसे हम आईक्यू या बुद्धि लब्धि के नाम से भी जानते हैं। यह क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर इस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड, इस क्लास से नहीं, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बुद्धि लब्धि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, या बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आने के इनके चांसेस रहते हैं। तो जो बुद्धि है, बुद्धि को मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने। कब? 1905 में। और इस बुद्धि परीक्षण के दौरान जो बुद्धि थी उसको मानसिक आयु कहा जाता था। बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में अभिव्यक्त किया जाता था या परिभाषित किया जाता था। लेकिन बाद में जब इसका रिवाइज्ड वर्जन आया, जो बिने साइमन परीक्षण था उसको संशोधन किया गया। उसका किसके द्वारा किया गया? वो किया गया टर्मैन के द्वारा। टर्मैन ने 1916 में इसका संशोधन किया और इसी संशोधन में जो मानसिक आयु है, बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु वर्ड का जो यूज किया जाता था, उसकी जगह पे बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का यूज होने लगा या बुद्धि लब्धि वर्ड का यूज होने लगा। आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बिने साइमन परीक्षण का तीसरा संशोधन कब हुआ। तो 1916 के बाद से जब पहला संशोधन हुआ, उसके बाद से ही बुद्धि लब्धि वर्ड का यूज होने लगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान दें कि जो बुद्धि लब्धि वर्ड है उसको सबसे पहले यूज या सबसे पहले प्रयोग टर्मैन ने नहीं किया था, वो किया गया था विलियम स्टर्न के द्वारा। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है। किसी किसी बुक में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय का प्रतिपादन किया गया टर्मैन के द्वारा, जबकि टर्मैन के द्वारा नहीं किया गया था। टर्मैन से भी पहले बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का प्रतिपादन विलियम स्टर्न के द्वारा किया गया था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन सही हो, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो आप उसका आंसर क्या देंगे? विलियम स्टर्न। हाँ, अगर विलियम स्टर्न आपके ऑप्शंस में ही नहीं है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, और उस 4 ऑप्शन में विलियम स्टर्न नाम ही नहीं है, केवल टर्मैन दिया है और टर्मैन के साथ 3 अन्य नाम भी दिए गए हैं, तब आप आराम से टर्मैन पर टिक कर देंगे। लेकिन अगर वहाँ पर विलियम स्टर्न का नाम है तो आप ये ध्यान रखेंगे कि बुद्धि लब्धि संप्रत्यय या बुद्धि लब्धि वर्ड का सबसे पहले यूज स्टर्न के द्वारा किया गया था, तो आप वहाँ पर विलियम स्टर्न पर ही टिक करेंगे। इंटेलिजेंस क्वोशेंट को या बुद्धि लब्धि को निकालने के लिए एक फार्मूला भी दिया गया, बुद्धि को मापने के लिए एक फार्मूला दिया गया, और ये फार्मूला था MA/CA × 100। अब आईक्यू आप समझ ही गए। आईक्यू क्या है? इंटेलिजेंस क्वोशेंट, या जिसे हम बुद्धि लब्धि कहते हैं। एमए क्या है? तो एमए ये बीए एमए वाला एमए नहीं है, ये है, यहाँ पर एमए का मतलब है मेंटल एज, या जिसे हम मानसिक आयु कहते हैं। और सीए है क्रॉनिकल एज या तैथिक आयु। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉनिकल एज या सीए के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे एमए या मेंटल एज के बारे में, और फिर हम देखेंगे कि कैसे इन दोनों की मदद से हम बुद्धि लब्धि का मापन करते हैं या बुद्धि लब्धि को निकालते हैं। तो जो सीए है, जिसे हम क्रॉनिकल एज या तैथिक आयु कहते हैं, यह संबंधित होता है हमारी आयु से। जैसे जब हम पैदा हुए तब से लेकर वर्तमान समय में जो भी हमारी एज है उसे तैथिक आयु या क्रॉनिकल एज या शॉर्ट फॉर्म में कहें तो सीए कहते हैं। समझ में आ गया? अगर आपकी एज अभी 10 साल है
या आपकी एज 18 साल या 25 साल है, तो CA क्या हुआ, आपका जो क्रॉनिकल एज है वह क्या हुआ, 25 साल हो गया। अब बात करते हैं हम मेंटल एज की। मेंटल एज को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। आप सभी ने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है कोई मिल गया। कोई मिल गया में जो हीरो रहते हैं ऋतिक रोशन, वह मानसिक रूप से मंद दिखाए गए हैं। यानी उनकी एज तो रहती है 22 साल, लेकिन उनकी जो हरकतें रहती हैं वह रहती हैं क्लास 6 या 7 के स्टूडेंट के बराबर की, यानी 12-13 साल की। क्योंकि जब एक बच्चा 12-13 साल का होता है तो वो क्लास 6 या 7 स्टैंडर्ड में रहता है। तो समझ रहे हैं आप कि वह जो उनकी क्रॉनिकल एज है वो तो है 22 साल, लेकिन हरकतें कैसी हैं उनकी, वह है 12-13 साल बच्चे के जैसे। और उनके जो फ्रेंड्स भी रहते हैं वो भी आपने देखा होगा कि वो 12-13 साल के बच्चे ही उनके दोस्त भी रहते हैं उस मूवी में। तो क्या माना जाएगा यहाँ पर कि उनकी जो मेंटल एज है वो कितनी है, वो 12-13 साल है, क्योंकि वो उसी के लेवल की हरकतें कर रहे हैं, वो उसी के लेवल का उनका सोच है। अब ये एग्जाम्पल तो संबंधित था एक मेंटल रिटायर्ड बच्चे का, जिसकी शारीरिक आयु ज़्यादा है लेकिन उसकी मानसिक आयु उसकी शारीरिक आयु को मैच नहीं करती है, वह उससे काफ़ी कम है। अब हम एक अन्य एग्जाम्पल भी लेते हैं। जैसे अगर आपने इसका सेकंड पार्ट भी देखा होगा मूवी का, इस मूवी का सेकंड पार्ट जो कि कृष्ण नाम से आया था, आपने देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जो बच्चा रहता है, जो इसका लड़का रहता है कृष्णा, वो छोटी सी आयु में, छोटे से ही एज में वो रहता तो है क्लास 6 में, लेकिन मैथ किस क्लास के सॉल्व करता है, वो क्लास 10th के स्टूडेंट के भी मैथ को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर ले जाता है। यानी उसकी जो शारीरिक आयु है वह कितनी है, वह तो अभी है 10 साल, लेकिन वह क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहा है, 16 साल के बच्चे के क्वेश्चन को भी वह आसानी से सॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर उसकी शारीरिक आयु कितनी हुई, 10 साल, लेकिन उसकी मानसिक आयु कितनी हो गई, वो हो गई 16 साल। क्योंकि उसकी जो क्षमताएं हैं बुद्धि की, मन जो मानसिक क्षमताएं हैं, वह एक 16 साल बच्चे के बराबर की हैं। इसीलिए उसकी जो मानसिक आयु है वह 16 साल मानी जाएगी। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो डाटा हैं। पहला है रोहित का, जिसकी क्रॉनिकल एज है 22 साल और उसकी जो मानसिक आयु या मेंटल एज है वो है 13 साल। हम इसका अब IQ निकालेंगे। और इसके साथ साथ कृष्णा का जो जिसकी क्रॉनिकल एज है 10 साल, यानी वो 10 साल का है, लेकिन उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वह कितनी है, वह 16 साल के बच्चे के भी मैथ को आसानी से सॉल्व कर लेता है। तो यानी उसकी जो मेंटल एज है वो है 16 साल। और इसकी भी हम IQ को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो रोहित का डाटा है उसको हम IQ के फार्मूले में रखेंगे। IQ का फार्मूला क्या है, MA/CA × 100, यानी मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100। अब हम उसके डाटा को फार्मूले में रखते हैं। तो फार्मूला बनता है 13/22 × 100, और जो उसका IQ निकल के आया वह आया 59.09। इसको नोट कर लेंगे। इसे अभी हम आगे देखेंगे कि जो उसका IQ है उसके अनुसार उसकी बुद्धि कैसी होगी। तो यहाँ पर जो रोहित का IQ निकल के आया वो आया 59.09, और इसी प्रकार हमने कृष्णा की भी IQ का कैलकुलेशन किया जो कि है 160। अब हम चार्ट के माध्यम से इनके बुद्धि का व्याख्या करते हैं। अब यहाँ पर देखें कि जो रोहित का IQ है वो किस कैटेगरी में आता है। ये कैटेगरीज दी गई हैं, पहले इसको देख लें कि अगर आपकी बुद्धि, अगर आपका IQ 140 या इससे ऊपर है तो यानी आप जीनियस हैं। अगर आपका IQ 120 से 139 के बीच में है तो आपकी बुद्धि को माना जाएगा कि काफ़ी श्रेष्ठ है, वेरी सुपीरियर। और उसके साथ साथ अगर 110 से 119 के बीच में है यानी आपकी बुद्धि सुपीरियर है, श्रेष्ठ है। और
इसी अकॉर्डिंग बाकी चीज़ें भी यहाँ पर दी गई हैं, आप इसको नोट भी कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि जो रोहित का आईक्यू है वह कहाँ पर मैच करता है। तो रोहित का आईक्यू है 59.09, जो कि मैच कर रहा है नीचे से सेकंड नंबर यानी 20 से 59 तक में, क्योंकि 0.09 है इसीलिए इसको हम 59 ही मानेंगे। तो ये 20 से 59 के बीच में इसको रखा जाएगा और इसके अनुसार जो रोहित की बुद्धि है वह हीन बुद्धि है, यानी वो एम्बेसल कह सकते हैं उसको, वह पूरी तरीके से ना के बराबर उसमें बुद्धि है। और वहीं पर अगर हम बात करें कृष्णा की बुद्धि की, तो जो कृष्णा का आईक्यू है वो है 160। अब 160 कहाँ पर है, तो 160 आप सबसे ऊपर देखें 140 या इससे अधिक, यानी जो कृष्णा का आईक्यू है वह जीनियस की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर आप सभी को यह समझ में आ गया कि कैसे हम आईक्यू निकालते हैं और कैसे हम आईक्यू का फिर मीनिंग देखते हैं। अब बात आती है कि आईक्यू निकालेंगे कैसे। तो जो भी हमारे बुद्धि परीक्षण होते हैं, जो क्वेश्चनायर होते हैं, उनके द्वारा हमारा मेंटल एज ही कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि क्रॉनिकल एज तो हम सभी को पता होता है और मेंटल एज पता होने के बाद हम उसको आईक्यू के फॉर्मूले में रखते हैं और वहाँ से हमें हमारा आईक्यू पता चल जाता है। तो यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।